हेलो लर्नर्स, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एक नए वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। और यह जो वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए है। और यदि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ते हैं और अपने पहले सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और आपका एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं इस चैनल पे इकोनॉमिक्स को 5 पार्ट तक अपलोड कर दिया हूँ MCQ। यदि आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 11 इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1। और मैं कल ही क्या किया हूँ कि मॉडल हिस्ट्री के एक मॉडल क्वेश्चन पेपर के ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड किया हूँ। वह वीडियो देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट उस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें अभी 2 वीडियो अपलोडेड है। पहला जो आपको देखना है कि जो आपका एग्ज़ाम OMR सीट पर होगा, तो उस OMR सीट पर 5 महत्वपूर्ण बातों को मैंने बताया हूँ कि किन बातों को आपको ध्यान रखना है, उसको देखना है पहले। उसके बाद जो हिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसको देखना है। अब मैं इसी तरह हर सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करूँगा। और एक बात इम्पोर्टेंट बता दूं कि यदि आप इस का PDF चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है। आप वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। आप वीडियो को फटाफट लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत सामने है, मटेरियल बहुत ही कम उपलब्ध है, मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है। जो बुक्स दिया गया है वो भी बहुत सूटेबल नहीं है, MCQ बेस्ड बुक है नहीं। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा हेल्प कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, आंसर को सुनिएगा और अपने कॉपी पे नोट डाउन करिएगा। चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम क्या है, लोच की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ इलास्टी क्या हो गया, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, देख लेते हैं कि मांग की लोच किसके प्रति संवेदनशीलता को मापती है, तो कीमत में परिवर्तन। जब मूल्य लोच 1 से अधिक होता है तो मांग किस प्रकार की होती है, तो हो जाती है लोचशील। कौन सा कारक मूल लोच को प्रभावित नहीं करता है, तो वस्तु की कीमत। अगर आय लोच का मान नकारात्मक है तो वस्तु किस श्रेणी में आती है, तो निकृष्ट वस्तुएं। क्रॉस लोच का सकारात्मक मान किस प्रकार की वस्तुओं की ओर होता है, तो ये विकल्प वस्तुएं। यदि मांग की गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, जब कीमत बदलती है तो मांग को क्या कहा जाता है, तो पूर्ण आलोचनशील। मूल्य लोच का कौन सा मान इकाई लोच को दर्शाता है, तो ये आपका 1। अगर किसी वस्तु की मांग का मूल्य लोच 0.5 है तो यह किस प्रकार की मांग को दर्शाता है, तो आलोचनशील मांग। आय लोच में 1 से अधिक का मान किस प्रकार की वस्तुओं को दर्शाता है, तो विलासिता वस्तुएं। परस्पर पूरक वस्तुओं के लिए क्रॉस लोच का मान कैसा होता है, तो नकारात्मक। मांग की मूल्य लोच का सूत्र क्या है, तो देख सकते हैं प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा डिवाइडेड बाय प्रतिशत परिवर्तन कीमत। यदि PED ग्रेटर दैन 1 है तो मांग को क्या कहा जाता है, तो लोचदार। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोचता कैसी होती है, तो कम लोचदार होता है। क्रॉस लोचता की मांग का
मापन किसके लिए किया जाता है? तो एक वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की मांग के बीच संबंध होता है। कौन सी वस्तुएं प्रतिस्थापित वस्तुएं कहलाती है? तो मांग की आय लोचता का क्या जिनका XED ग्रेटर दैन 0 होता है। ये सब इसका संक्षिप्त फॉर्म लिखा ऊपर में मैं पढ़ रहा था, आप उसको देख लीजिएगा। मांग की आय लोचता का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के प्रति मांग की संवेदनशीलता। यदि YED लेस दैन 0 हो तो वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तो हीन वस्तु कहा जाता है। यानी मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग में कोई बदलाव नहीं होता। यह किस प्रकार की मांग होती है? तो पूर्ण लोचदार मांग होती है। किस स्थिति में क्रॉस लोचता का मान 0 होता है? तो वस्तुओं के बीच कोई संबंध न हो। विज्ञापन लोचता की मांग किसको मापता है? तो विज्ञापन खर्च में परिवर्तन के प्रति मांग की संवेदनशीलता। मांग की आय लोचता का सूत्र क्या है? तो प्रतिशत परिवर्तन मांग की मात्रा डिवाइडेड बाय, ये तो आप आया ही था। लोचदार मांग का क्या अर्थ होता है? तो कीमत में छोटे बदलाव के साथ मांग में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। यदि LED लेस दैन 0 है तो वस्तुएं क्या कहलाती है? तो पूरक वस्तुएं। किस प्रकार की मांग को विलासिता वस्तुओं की मांग कहा जाता है? तो YED ग्रेटर दैन 1। लंबे समय में मांग की लोचता किस प्रकार होती है? तो अधिक लोचदार होती है। किस वस्तु की मांग की लोचता 0 के बराबर होता है? तो पूर्ण आलोचदार मांग PED = 1। किस लिए कुल राजस्व का क्या होता है? तो स्थिर रहता है। एकात्मक लोच का अर्थ क्या होता है? तो ये हो जाता है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। उसके बाद देख लिए आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोचता कैसी होती है? तो कम लोचदार होता है। किस प्रकार की मांग की लोचता विज्ञापन पर निर्भर करती है? तो विज्ञापन लोचता। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु की मांग की लोच सबसे कम होता है? तो आवश्यक वस्तुएं। जिन वस्तुओं के अधिक विकल्प होते हैं उनकी मांग की लोच कैसी होती है? तो अधिक होती है। लंबी अवधि में मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ती है। आय के बड़े हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो अधिक होती है। आदतन उपयोग की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो कम होती है। जिन वस्तुओं का कोई विकल्प नहीं होता उनकी मांग की लोच कैसी होती है? तो कम होती है। यदि उपभोक्ता को लगता है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेगी तो मांग की लोच पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घट जाता है। जिन वस्तुओं का उपयोग केवल एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है उनकी मांग की लोच कैसी होती है? तो कम होती है। जिन वस्तुओं की कीमत उपभोक्ता की आय का कम हिस्सा बनती है तो उनकी मांग की लोच कैसी होती है? तो कम होती है। विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच पर निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे अधिक है? तो ये विकल्पों की उपलब्धता। किस प्रकार की मांग में मूल्य में वृद्धि से कुल राजस्व में कमी होती है? तो लोचदार मांग में। सरकार किस प्रकार की मांग वाले उत्पादों पर कम कर लगाने में अधिक राजस्व कमा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर लोचदार मांग वाले उत्पाद पर। जब किसी वस्तु की मांग में कोई प्रतिस्थापना नहीं होता तो उसकी मांग कैसी होती है? तो गैर लोचदार। यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी से कुल राजस्व बढ़ जाता है तो मांग कैसी होती है? तो लोचदार। मांग की लोच का क्या उपयोग नहीं होता है? तो उत्पादन योजना में उच्च आय वाले लोगों की मांग किस प्रकार की होती है? तो गैर लोचदार। विपणन रणनीति बनाने के लिए किसकी समझ आवश्यक होती है? तो मांग की लोच। मांग की लोच का अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में उपयोग होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। मांग की लोच किसके विवरण को समझने में सहायक होती है?
तो आय का विवरण, लोचदार मांग के लिए विपणन अभियान में किस चीज़ पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो प्रचार और विज्ञापन पर। समीकरण विधि में बी का क्या अर्थ होता है? तो सांख्यिक गुणांक। प्रतिशत परिवर्तन विधि के अनुसार मांग की लचीलापन की गणना कैसे की जाती है? तो ये वाला हो जाएगा, मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन को मांग में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित कर। यदि मूल्य 15 घटता है और मांग 30% बढ़ती है तो लचीलापन कितना होगा? तो ये 2 हो जाएगा। औसत मूल्य विधि में क्यू एवरेज का क्या अर्थ होता है? तो मांग का औसत मात्रा। आयतन प्रतिशत विधि में मांग की लचीलापन की गणना के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो प्रारंभिक और अंतिम मांग का औसत। उसके बाद समीकरण विधि में यदि समीकरण Q = 80 - 3P है तो B का मान क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा -3। औसत लागत विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लागत और उत्पादन के बीच संबंध को स्पष्ट करना। यदि औसत मूल्य विधि के अनुसार Q एवरेज मन इक्वल टू 150 और P एवरेज इक्वल टू 12 हो तो ये वाला Q का और P के साथ लचीलापन की मांग को कैसे की जाती है? तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो दिया हुआ है ये सब सवाल है। सवाल थोड़ा आप अपने से देख लीजिए क्योंकि सवाल को कैसे पढ़ें हम। प्रतिशत परिवर्तन विधि में लचीलापन की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन को मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित किया जाता है। प्रतिशत निकालने का सही सूत्र क्या होता है? तो ये जो होता है आप सूत्र देख सकते हैं, यानी वशिष्ठ मान और कुल मान से इंटू 100 कर दिया जाता है, माने डिवाइडेड बाय कुल मान इंटू 100। यदि एक वस्तु की कीमत 500 रुपये है और उस पर 20% छूट दी जाती है तो छूट की राशि है। ये जो प्रतिशत वाला सवाल है प्रॉफिट और लॉस वाला, आप क्लास 9 में चैप्टर नंबर 10 में पढ़े होंगे। आप इसका मान निकालिएगा, देखिएगा 100 ही आएगा। यदि एक छात्र ने 60 अंक प्राप्त किए हैं और कुल अंक 80 हो तो प्रतिशत क्या होगा? तो 75%। एक वस्तु की कीमत 800 रुपये है और उसके मूल्य में 25% वृद्धि होती है तो नया मूल्य क्या होगा? तो 1000 रुपया। उसके बाद यदि किसी वस्तु की कीमत 10% कमी होती है और कमी राशि 50 रुपये है तो वस्तु की प्रारंभिक कीमत क्या होगी? यानी ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर से ही जुड़ा हुआ है। तो 500 रुपया हो जाएगा। 100% का अर्थ क्या होता है? तो पूरक मान। यदि 150 रुपये में 12% छूट दी जाती है तो छूट की राशि क्या होती है? तो 18 रुपये। यदि किसी उत्पाद की कीमत 1200 रुपये है और 15% छूट पर उसे 1020 रुपये में बेचा जाता है तो छूट की प्रतिशत क्या होती है? तो 15%। यदि किसी वस्त्र की कीमत 900 रुपये है और 20% छूट मिलती है तो छूट की राशि और नई कीमत क्या होगी? तो छूट 180 रुपये, नई कीमत 720 रुपये। यदि आपकी परीक्षा में 45 अंक प्राप्त हुए हैं और कुल अंक 60 है तो प्रतिशत क्या होगा? तो 75%। पॉइंट विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मानकीकरण। आगे पॉइंट विधि में वर्गीकरण का क्या अर्थ होता है? तो मानदंडों को सामूहिक करना। पॉइंट विधि का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये उपयुक्त सभी होंगे। पॉइंट विधि की प्रमुख सीमा क्या है? तो सापेक्षता। पॉइंट विधि में पॉइंट निर्धारण का क्या कार्य होता है? तो मानदंडों की सूची तैयार करना और अंकों को सौंपना। किस स्थिति में पॉइंट विधि का उपयोग विशेष रूप से प्रभावी होता है? तो व्यक्तिगत मूल्यांकन में। उसके बाद अंकन चरण में क्या किया जाता है? तो मानदंडों के अंकों को जोड़ा जाता है। उसके बाद पॉइंट विधि में प्राप्त अंकों के आधार पर क्या किया जाता है? तो स्कोर का विश्लेषण किया जाता है। पॉइंट विधि से परिणामों की निष्पक्षता किस प्रकार सुनिश्चित होती है? तो अंकों की सुसंगतता द्वारा।
पॉइंट विधि में विश्लेषण का कार्य क्या होता है? तो अंतिम अंक के आधार पर मूल्यांकन करना। उसके बाद गणितीय विधि का मुख्य लाभ क्या होता है? तो अस्पष्टता। गणितीय विधि में मॉडलिंग का क्या मतलब होता है? तो समस्या को गणितीय या ज्यामितीय मॉडल में परिवर्तित करना। गणितीय विधि का उपयोग निम्न में से किस क्षेत्र में किया जाता है? तो अर्थशास्त्र में। उसके बाद है विश्लेषण चरण में गणितीय विधि में क्या किया जाता है? तो ये होता है मॉडल का विश्लेषण और चार चर संबंधों को समझना। उसके बाद देख सकते हैं कि गणितीय विधि के तहत समस्या को ज्यामितीय दृष्टिकोण से कैसे समझा जाता है? तो ग्राफिक्स का उपयोग करके गणितीय विधि में समाधान से क्या तात्पर्य है? तो समाधान लागू करना और परिणामों का परीक्षण करना। गणितीय विधि के तहत समस्या की पहचान क्यों महत्वपूर्ण है? सही समाधान सुनिश्चित करने के लिए। गणितीय विधि में सीमाओं में से एक क्या हो सकता है? तो जटिलता। गणितीय विधि का उपयोग किस समस्या को हल करने के लिए किया जाता है? तो संरचनात्मक डिजाइन के लिए। गणितीय विधि में लचीलापन का क्या तात्पर्य होता है? तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए अनुकूलित किया जाता है। उसके बाद लीनियर डिमांड कर्व की सामान्य समीकरण क्या होती है? तो आप ये देख सकते हैं उत्तर जो दिया हुआ है। उसके बाद इलास्टिसिटी की गणना में क्या दर्शाता है? ये जो DQ DP, तो ये कर्व की ढलान को दर्शाता है। ये जो सवाल है थोड़ा सा आप देख लीजिएगा अपने आप, ठीक है। ये न मांग की कीमत इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं? तो मांग की संवेदनशीलता होती है। पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय मांग के लिए इलास्टिसिटी का मान क्या होता है? तो 0 होता है। ये मांग की ये सब दिया हुआ है सवाल, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं आप। तो यहीं पे हमारा जो वीडियो है समाप्त हो गया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।